हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम शाजिया है। मेरी उम्र 27 साल है। मेरे अब्बा किसान थे। अम्मा घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। हम 5 बहन भाई थे और हर बहन भाई के नसीब एक जैसे। कभी कभार माँ बाप औलाद के नसीब से हार जाते हैं। अब्बा किसान थे और सारा सारा दिन मेहनत करके रोटी कमाते और हम सबका पेट भरते। ये वक्त भी बहुत मुश्किल वक्त था। हम शुरू से गरीब नहीं थे। गरीबी तो हमारे नसीबों में इस वक्त लिखी गई जब अपनों ने सांप बनकर हमें डस लिया। अब्बा के पास बहुत पैसा था। अम्मा की जब शादी हुई, अब्बा इस वक्त पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन में शुमार होते थे। लेकिन कुछ अपनों ने अब्बा के पीछे बगावत कर ली। अब्बा के बेस्ट फ्रेंड जो अब्बा जितने तो अमीर ना थे लेकिन अपना बिजनेस करते थे, एक रोज़ अब्बा से मदद के लिए अब्बा के पास आए और अब्बा से बोला कि बिजनेस एक करके पार्टनरशिप कर लेते हैं। अब्बा का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था। अब्बा का बिजनेस पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पर फैल चुका था। आलीशान घर में हम लोग रहते थे। ख़ानदान में हर जगह मशहूर था कि सदाकत साहब का घर बहुत खूबसूरत है। लेकिन अब्बा ने कभी गरूर नहीं किया था। अपने गरीब रिश्तेदारों के घर भी अब्बा जाया करते थे ताकि उनको कभी ये महसूस ना हो कि अब्बा के पास ज़्यादा पैसा आ गया है। अब्बा ने हमेशा हर किसी का ख्याल रखा। अम्मा ने भी कभी माथे पर बल नहीं रखे थे। अब्बा के 2 भाई थे जिनको अब्बा बिल्कुल पसंद नहीं थे। वजह अब्बा की दौलत थी। अब्बा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पार्टनरशिप कर ली। कुछ रोज़ गुजरे तो अब्बा को पता चला कि इनके बिजनेस में इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। क्लाइंट्स अब्बा का सामान लेने से इनकार कर रहे थे, जबकि अब्बा के दोस्त जिनका पहले इतना कारोबार नहीं था, अब इनके दिन ब दिन तरक्की हो रही थी। अब्बा को पहले पहले इतना फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि अक्सर पार्टनरशिप में ऊंच नीच हो जाती है। लेकिन अब्बा को ख्याल तब आया जब अब्बा को बिजनेस में करोड़ों का नुकसान हुआ। अब्बा को समझ नहीं आ रहा था कि नुकसान हुआ कैसे। आज तक अब्बा को किसी भी प्रोजेक्ट में कभी भी नुकसान उठाना नहीं पड़ा था, तो एकदम कैसे हो गया ये सब। अब्बा ने अपने नुकसान का इतना सदमा लिया कि इनको दिल का दौरा पड़ गया। अब्बा को जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। मैं और अम्मा हमने जल्दी से भाई के साथ अब्बा को गाड़ी में डाला और अस्पताल ले गए। डॉक्टर की बात सुन के रूह लरस गई जब डॉक्टर ने कहा कि आप अगर कुछ देर और कर देते तो अब्बा इस दुनिया से रुखसत हो जाते। अब्बा की बीमारी से हमारे घर तो जैसे एकदम कोहराम मच गया था। हम सब बहन भाई एकदम हिल कर रह गए थे। हम सब पढ़ रहे थे। चूंकि मैं भाइयों से छोटी थी तो अब्बा की और भाइयों की लाडली थी। अब्बा की बीमारी ने मेरे अंदर वहशत पैदा कर दी थी। मुझे हर इस बात से नफरत हो गई थी जिसकी वजह से अब्बा बीमार हुए थे, लेकिन वो वजह जानना बहुत ज़रूरी था। अब्बा को होश आया तो अब्बा ने अम्मा और सबसे बड़े भाई को कमरे में बुलाया। मैंने भी जाने की जिद की तो अब्बा ने मिलने से इनकार कर दिया। वो अभी बस अम्मा और बड़े भाई से मिलना चाहते थे। भाई और अम्मा अब्बा से मिलने गए। जब मुझे तजस्सुस हुआ कि मैं भी देखूं कि अब्बा ने अम्मा को क्या कहा है और बड़े भाई को क्या कहा है, लेकिन मैं जान नहीं सकी। अम्मा और भाई जब बाहर आए तो अम्मा रो रही थी और भाई बहुत गुस्से में थे। मुझे बहुत हैरत हुई कि अब्बा ने ऐसा क्या कह दिया कि अम्मा और भाई इतने गुस्से में हैं। अब्बा को घर लेकर आए तो अम्मा हर वक्त उनके पास रहती। मेरे दोनों चचा के साथ मेरा बहुत प्यार था। बेशक वो अपने भाई से प्यार नहीं करते थे, लेकिन मुझसे बेतहाशा प्यार करते थे। अक्सर मुझे हैरत होती, लेकिन उनकी मोहब्बत पर शक करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता था। मैं हर हफ्ते चचा से मिलने जाया करती थी, लेकिन अब भाई ने सख्ती से मना कर दिया था कि मैं चचा के घर नहीं जाऊंगी। मुझे बहुत अजीब लगा और बुरा भी। चचा का बेटा जो मुझसे बड़ा था, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वो मुझ पर अपनी जान छिड़कता था। अब मुझे नई फिक्र सताने लगी थी कि इस हफ्ते अगर मैं चचा के घर ना गई तो शुएब बहुत परेशान होगा, लेकिन भाई से वजह पूछने की हिम्मत भी ना हुई थी, इसलिए खामोश अकेले कमरे में बैठकर आंसू बहाती रही। दिन गुजर गए और हफ्ता भी आ गया। मैंने सोचा कि मैं यूनिवर्सिटी से सीधा चचा के घर चली जाऊंगी और अम्मा से कह दूंगी कि मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। मैंने ऐसा ही किया और सीधा चचा के घर चली गई। शुएब से मिली तो वो भी खुश हो गया। चचा ने भी बहुत प्यार से बात की। मुझे भाई पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर भाई को चचा से मसला क्या है। शाम के वक्त जब मैं घर लौटी तो भाई पूरे गुस्से में कुछ पेपर्स लिए सोफे पर बैठे हुए थे। अब्बा भी निढाल से बैठे थे। अम्मा रो रही थी और बाकी भाई भी गुस्से में बैठे थे। मुझे हैरत हुई और खौफ भी आया। मैं खामोशी से सलाम करती कमरे में जाने ही वाली थी कि भाई की आवाज़ ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली। मैंने कांपते वजूद से भाई की तरफ देखा तो उनके सवाल पर मेरी रूह कांप गई। जब भाई ने पूछा कि मिलाई हो अपने चचा से, मुझे भाई के सवाल पर हैरत का शदीद झटका लगा। मैंने हैरत से भाई की तरफ देखा, जिस पर भाई मेरी तरफ उठकर आए। मेरी जान निकल गई जब मेरी जान से प्यारे भाई ने सबके सामने मेरे चेहरे पर जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया। मैं आंखें फाड़े भाई को देखती रह गई।
सब ने मेरी तरफ अफसोस से देखा। मैं चेहरे पर हाथ रख के अम्मा की तरफ देखने लगी। आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन अम्मा ने चेहरा मोड़ लिया तो मैं बेबसी से आंसू बहाने लगी। भाई मुझसे बास पुरस करने लगे कि जब उन्होंने मना किया था तो मैं क्यों गई चचा की तरफ, लेकिन मेरे पास भाई को जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं खामोशी से खड़ी आंसू बहाती रही, लेकिन किसी ने मुझे खामोश नहीं करवाया। मुझे भी एहसास हुआ कि मैं अनजाने में सबका दिल दुखा चुकी हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि चचा के सब इतना खिलाफ क्यों हो रहे हैं। सब मुझसे नाराज़ थे। मैं यूनिवर्सिटी भी जाती थी। पहला हफ्ता मैं चचा की तरफ नहीं गई तो शुएब ने भी मुझसे पूछने की जहमत न की। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि क्या उसको भी मेरी याद नहीं आई होगी। अगर आई थी तो उसने मेरा पता क्यों नहीं किया। मैं नहीं गई तो वो तो मुझसे यूनिवर्सिटी में मिलने आ सकता था। अक्सर वो मुझसे मिलने आ जाया करता था। जब हम दोनों का दिल बाहर जाने का करता तो वो आ जाता। 1 हफ्ता 2 हफ्ते गुजरे, लेकिन शुएब ने कोई बात न की, ना मुझसे मिलने आया। अब तो मेरी बस हो गई थी। मैंने फिर से अपना कदम बढ़ाया और चचा के घर की तरफ चले गई, और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और गलत कदम था। मैं शुएब से मिली तो उससे गिले किए, जिस पर उसने सफाइयाँ देकर ख़त्म कर दिए और माजरत के तौर पर मुझे लंच करवाने की ऑफ़र की। मैंने भी हामी भरी और हम दोनों लंच करने के लिए चल पड़े। अभी मुझे होटल में बैठे आधा घंटा गुजरा था कि मैंने जैसे ही थोड़ा दूर देखा तो अपने सामने बैठे शख्स के, जो मुझे ही देख रहा था, मेरी जान लबों पर आ गई। मुकाबिल की आंखों में गम और गुस्सा इस कदर था कि उसकी आंखें लाल अंगारा हो गई थी। मेरी रूह कांप गई थी। वजूद जलजलों की जद में आ गया था। बड़े भाई मेरे पास आए और दोनों हाथ बांध के शुएब के सामने खड़े हो गए। मेरा वजूद कांप रहा था, रंग सफ़ेद हो चुका था। शुएब के चेहरे पर भाई को देखकर अजीब सी मुस्कुराहट थी। शुएब की अगली बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जब शुएब ने भाई को कहा कि अब तो तुम्हारी बहन भी मेरे साथ पकड़ी गई है, अब तो ना तुम लोगों के पास इज्जत रही ना पैसा, गरीब हो गए हो तुम लोग। लेकिन भाई ने आगे से शुएब को कुछ नहीं कहा और मेरा हाथ पकड़कर खामोशी से गाड़ी में बैठे और गाड़ी चला दी। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब भाई की सिसकियों की आवाज़ें आने लगीं। मैंने झटके से भाई की तरफ देखा तो आंखें हैरत से फैल गईं। जब भाई को आंसू से रोते हुए देखा, मैंने आज तक भाई को रोते हुए नहीं देखा था। मेरी तो रूह कांप गई थी। मैंने भाई को बुलाया, लेकिन उनकी बात ने मेरा दिल मुट्ठी में ले लिया। जब भाई ने कहा कि मुझे भाई नहीं कहो, मर गया तुम्हारा भाई, मेरा जैसे वजूद पत्थर का हो गया था। मैं घर गई तो अम्मा कपड़े पैक कर रही थी। मैंने अम्मा से पूछा कि कपड़े क्यों पैक कर रही हैं, तो अम्मा ने जो बताया मैं हैरान रह गई। आज तो जैसे झटके पर झटका मिल रहा था। अम्मा ने बताया कि हम ये घर छोड़ रहे हैं। मैंने हैरत से अम्मा की तरफ देखा और पूछा कि क्यों छोड़ रहे हैं, तो अम्मा ने बताया कि घर और तुम्हारे अब्बा का सारा बिजनेस इनके दोस्त पार्टनर ने तुम्हारे दोनों चचा के साथ मिलकर धोखे से अपने नाम करवा लिया है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बाकी बचा। हम लोग आलीशान घर से एक झोंपड़ी नुमा एक कमरे वाले घर में आ गए थे। अब्बा की तबीयत ख़राब रहती थी। अब बस हमारे पास एक गाड़ी बची थी। भाई अभी जो पढ़ रहे थे नौकरी की तलाश करने लगे। सबकी पढ़ाइयाँ छूट चुकी थी। मैं जो एमए कर रही थी दरमियान में ही छोड़ना पड़ा। बाकी सब ने भी पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने लगे, लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ जाते। अब्बा अब घर ही रहते थे। गोश्त खाने वाले सब दाल रोटी पर भी शुक्र अदा करते थे। अब्बा अम्मा ने शुरू से हर चीज़ पर शुक्र अदा करना सिखाया था। झोंपड़ी में आते ही हमारी गाड़ी भी बिक गई, जिससे अब्बा का इलाज हो रहा था। अब्बा जो कभी फारिग बैठकर नहीं खाते थे, अब घर पर रह रहकर चिड़चिड़े होते जा रहे थे। एक रोज़ भाई काम पर गए और एक बोरियों का बड़ा ढेला भाई के ऊपर आ गिरा। भाई बोरियों तले दब गए, जिससे बहुत सी चोटें भाई को आईं। कुछ अंदरूनी और कुछ बाहर की चोटें लगी थी। भाई को जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो छोटे भाई साथ थे। जब घर आए तो छोटे भाई ने सबको क्या बताया कि सब रोने लगे। बड़े भाई भी रोने लगे। जब मैंने पूछा कि भाई को क्या हुआ है, डॉक्टर ने क्या कहा है, तो सब चुप हो गए। अब भाई काम पर भी नहीं जाते थे। सबको चीख चीख कर बुलाते थे। अजीब सा रवैया रखने लगे थे। भाई का रवैया हमारी समझ से बाहर था। अब्बा ने खेती बाड़ी शुरू कर दी क्योंकि घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था। मैंने भी कहा था कि मैं नौकरी कर लेती हूँ, लेकिन सब ने इनकार कर दिया कि अभी हम भाई जिंदा हैं, हम सब मिलकर कमा रहे हैं। बड़े भाई भी काम पर जाना शुरू कर चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग झोंपड़ी से निकलकर 3 मरले के मकान में आ गए। सब मेहनत कर रहे थे। जिस इलाके में हमने घर लिया वहाँ के लोग बहुत मिलनसार थे। मुझे इससे ये फ़ायदा हुआ कि मैंने घर पर रहकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। फीस भी अच्छी खासी मिल जाती थी। भाइयों को भी अच्छी जगह नौकरी मिल गई कि घर का खर्चा अच्छे से चल रहा था। मैंने किसी को बताए बगैर अपनी हमसाई के साथ कमेटी डाली। 10 बच्चों की 10,000 माहाना फीस से कमेटी डाली, जो 60 लाख की थी। दूसरी कमेटी मेरी थी। 2 महीनों बाद जब कमेटी निकली तो मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही।
रात के वक्त जब सब खाने पर जमा हुए तो मैंने सब पैसे निकाल कर अब्बा के हाथ में रख दिए। सब कभी मेरी तरफ तो कभी पैसों की तरफ फटी आंखों से देखने लगे। सब ने पूछना शुरू कर दिया कि इतने पैसे कहाँ से आए, किसने दिए इतने पैसे। मैं सबकी हैरत पर हंसने लगी और सबको अपनी कारस्तानी सुना दी। मैंने अब्बा के हाथों पर अपना हाथ रखा और अब्बा से पूछा कि क्या अब हमारा अपना घर आ जाएगा इन पैसों से। मेरी बात पर सबकी आंखों में आंसू आ गए। मैं भी अब्बा के साथ लिपट कर रोती। अगले रोज ये भाई घर का पता करने लगे। सबको मुझ पर फख्र था और सबकी खुशी देखकर मैं पुरसुकून थी। ऐसे लगने लगा था कि शुएब से प्यार का कफ़ारा अदा कर दिया है और अल्लाह का इतना करम हुआ कि जिस घर में हम रह रहे थे वो घर ही हमें मिल गया, जिसको हमने ख़रीद लिया। अब हर महीने के किराए से सबकी जान छूट गई थी। सब पुरसुकून हो गए थे और सबकी नौकरियां भी भली चल रही थी। अब्बा की खेती बाड़ी छुड़वाकर भाई ने उनको करियाने की एक छोटी सी दुकान डाल दी। इसमें से जो मुनाफा होता अब्बा वो जमा करते जाते। सब ने कुछ न कुछ पैसे जोड़ना शुरू कर दिए थे। अब्बा की छोटी सी करियाने की दुकान बड़ी दुकान में बदल गई। भाइयों की पोस्ट ऊपर चली गई। हर तरफ खुशियों का समा था। अब्बा चाहते थे कि अब भाई की शादी कर दी जाए। शादी का नाम सुनते ही न जाने भाई को क्या हुआ कि वो गुस्से में आ गए और शादी करने से इनकार कर दिया और साफ अल्फाज में कह दिया कि बाकी सबकी शादी कर दी जाए लेकिन वो शादी नहीं करेंगे। सबको हैरत हुई। अब्बा ने भी अभी के लिए बात को छोड़ दिया। कुछ अरसे फिर से घर में सुकून फैल गया। सबकी अब कोशिश थी कि अब्बा की करियाने की दुकान को मॉल में तब्दील करने की। 3 साल के अरसे की अनथक मेहनत के बाद वो दिन भी आ गया जब हमारा अपना मॉल था। 3 मरले के घर को किराए पर चढ़ाकर हम 10 मरले के बड़े घर में चले गए थे। माल बहुत अच्छा चलने लग गया था। भाइयों ने नौकरियां नहीं छोड़ी थी। उनका कहना था कि अभी हमें फिर से अपने मुकाम पर वापस आना है। एक रोज़ छोटे भाई घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में उनको एक लड़की मिली जो रोते हुए मदद मांग रही थी। पहले तो भाई को मुनासिब न लगा, लेकिन फिर तरस खाते भाई ने इस लड़की से पूछा कि क्या हुआ है, जिस पर उसने बताया कि उसके अब्बा की तबीयत बहुत ख़राब है और उसके पास पैसे नहीं हैं कि वो अपने अब्बा का इलाज करवा सके। भाई ने रहमदिली दिखाते हुए इस लड़की की मदद करना चाहिए, इसलिए उसके साथ उसके घर चले गए। घर सीमेंट से बना हुआ था। अब वो सीधा सा घर रहने के काबिल न था। वो लड़की रोते हुए अपने अब्बा के पास भाई को लेकर गई। भाई, उसके अब्बा और उस लड़की को लेकर घर आ गए। जैसे ही भाई अंदर आए तो भाई के पीछे अनजान लड़की और एक आदमी को देखकर सब अपनी जगह से खड़े हो गए। इनमें से अगर कोई गमो गुस्से में था तो वो बस अब्बा थे। भाई के पीछे खड़े आदमी की नज़र भी जब अब्बा पर पड़ी तो वो भी हैरान रह गया। अब्बा एकदम गुस्से से चिल्लाने लगे कि निकालो इन लोगों को घर से, आज के बाद ये लोग इस घर में नजर न आए। हम सब हैरान थे कि ऐसा क्या हो गया और कौन थे ये लोग। भाई के पीछे खड़ी लड़की जल्दी से रोते हुए अब्बा के पैरों में बैठ गई और कहने लगी, अंकल हमें घर से ना निकालें। अब्बा ने जो आपके साथ किया उससे ज़्यादा की वो सज़ा काट चुके हैं। लेकिन अब्बा किसी तौर मानने को तैयार नहीं थे। वो लड़की अपने बाप को लेकर मायूस कुन सूरत में जाने लगी थी। जब अम्मा की आवाज़ पर सब ने हैरत से अम्मा की तरफ देखा। अम्मा अब्बा को कमरे में लेकर गईं और न जाने क्या बात करने लगी। मुझे बहुत तजस्सुस हुआ, लेकिन सब में से ऐसे जाना मुझे मुनासिब नहीं लगा था। मैं वहाँ ही खड़े अम्मा अब्बा का इंतज़ार करती रही। थोड़ी देर गुजरी तो अम्मा अकेली कमरे से बाहर आईं और मुझे बोला कि अपने अंकल और बहन को एक कमरा दिखा दो। मैं इनको लिए कमरा दिखाने चली गई। रात के खाने पर जब सब बैठे थे, माँ सवाई इस लड़की और उसके अब्बा के, तो बड़े भाई ने बात छेड़ी कि ये कौन लोग हैं। अब्बा ने बताया कि ये वही दोस्त पार्टनर है जिसने चाचुओं के साथ मिलकर हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया था। बड़े भाई समेत हम सबको बहुत गुस्सा आया। मेरा बस नहीं चल रहा था इन बाप बेटे को उठाकर बाहर फेंकाते। अब्बा के दोस्त जैसे दुश्मन को कैंसर था जो लास्ट स्टेज पर था। मैंने जो कि अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दी थी और मैं भी यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया। एक रोज़ घर आई तो रूह कांप गई। अब्बा के दोस्त जैसे दुश्मन की चारपाई सहन में पड़ी हुई थी और उनकी बेटी उनके सीने से लगी रो रही थी। मेरे भी दिल में दोनों के लिए तरस आया कि बाप तो था। जनाजा उठाया गया तो लड़की की चीखों पुकार पूरे मोहल्ले ने सुनी। हमारे बहुत मुश्किल से इस लड़की को संभाला था। वो दिन भर रोती रही, खाना पीना छोड़ दिया था। अब्बा ने इस लड़की से उसके अब्बा के बाबत सवाल किए कि क्या हुआ, ऐसी हालत में कैसे आ गए। तो इस लड़की ने बताया कि अब्बा से धोखा करने के बाद पूरा 1 साल उसके अब्बा ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन चाचू लोगों के साथ मिलकर कमाने का ये नुकसान हुआ कि माल जितना भी नकली निकला वो सब अंकल के सर पर डाल दिया गया। बहुत नुकसान अंकल के हिस्से आया, जिस वजह से सारा बिजनेस डूब गया और नकली माल निकलने की सूरत में अंकल को 1 साल की कैद हो गई। जब रिहाई हुई तो बहुत बीमार रहने लगे। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि अंकल को कैंसर है और लास्ट स्टेज पर। अंकल की कहानी सुनकर सबको एक बात पर तो यकीन हो गया था कि इंसान जो बोता है उसे वही काटना पड़ता है। अंकल ने जो अब्बा के साथ किया उससे दुगनी सजा काटनी पड़ी। 40वां हुआ तो इस लड़की ने हमारे घर से जाने की जिद शुरू कर दी, लेकिन अम्मा इस बात पर बिल्कुल भी राजी नहीं थी।
अम्मा ने छोटे भाई को बुलाया और ना जाने क्या कहा। अगले रोज जब सब खाने की मेज पर मौजूद थे तो अम्मा ने सब में ऐलान कर दिया कि छोटे भाई और इस लड़की की शादी हो रही है। मेरी तो आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। मेरे जैसी हालत ही इस लड़की की भी थी। इस बात से एक बात तो साफ जाहिर थी कि अपने ही रिश्ते के बारे में वो भी नहीं जानती थी। बहरहाल अम्मा ने न जाने कैसे भाभी को मना लिया और भाई और भाभी की शादी हो गई। भाई भाभी का बहुत ख्याल रखते, सब खुश थे। भाभी से किसी को कोई मसला नहीं था, वो भी बहुत अच्छी थी, सबका ख्याल रखती थी। अब अम्मा चाहती थी कि बड़े भाई का भी रिश्ता किसी अच्छी जगह हो जाए, लेकिन भाई से जब भी अम्मा शादी की बात करती वो इस बात से चिढ़ जाते। और एक रोज़ भाई घर पर मौजूद थे कि एक रिश्ते करवाने वाली अम्मा के पास आई और एक रिश्ता बड़े भाई के लिए बता गई। अम्मा ने रिश्ता देखने की हामी भर ली। भाई इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अम्मा ने इस बार भाई की कोई ना सुनी और रिश्ता करवाने वाली को रिश्ता देखने के लिए कह दिया। 1-2 दिन बाद ही रिश्ते वाले घर पर मौजूद थे। लड़की वाले भाई को देखने के लिए घर आया और भाई को पसंद करके भाई ने बहुत एहतजाज किया, लेकिन अम्मा ने एक न सुनी। हम लोग को भी लड़की बहुत पसंद आई। भाई का रिश्ता हुआ तो भाई खामोश रहने लगे। हमने कई बार भाई से पूछने की कोशिश की कि इनको क्या मसला है, लेकिन वो खामोश रहते थे और कोई भी बात ना बताते थे। वक्त का काम है गुजरना, सो गुजर ही जाता है। वो दिन भी आ गया जब भाई की बारात हम लोगों ने भाभी के घर लेकर जाना था। धूमधाम से शादी की गई क्योंकि घर के बड़े बेटे की शादी थी। छोटे भाई की शादी जल्दबाजी में की गई थी, जिसकी वजह से कुछ भी ना हो सका, लेकिन बड़े भाई की शादी पूरे जोशो खरोश और धूमधाम से की गई। भाभी को घर ले आए, लेकिन हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई जब शादी के अगले रोज ही भाभी सबके दरमियान आकर बैठी और फूट फूट कर रोने लगी। मैं बहुत परेशान हो गई। जब अम्मा ने भाभी से पूछा कि क्या हुआ है तो भाभी ने माँ के आगे हाथ जोड़ दिया और उनसे गुजारिश की कि वो भाई की दूसरी शादी करवा दें। हम सबको बहुत हैरत हुई कि कौन औरत अपने शौहर की दूसरी शादी करवाने पर खुद कहती है, लेकिन भाभी के आंसू तो कुछ और ही कहानी कह रहे थे। अम्मा ने भाभी को सबके सामने खामोश रहने को कहा और उनको लिए एक कमरे में चली गईं। मुझे बहुत तजस्सुस हुआ कि ऐसी क्या बात है कि भाभी सबके सामने अपने ही शौहर की दूसरी शादी की बात कर रही हैं। मैं अम्मा के पीछे पीछे कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। अंदर से आती आवाज़ सुनकर मेरी रूह कांप गई जब भाभी रोते हुए सब अम्मा को बता रही थी कि सारी रात भैया ने भाभी पर हाथ उठाया और उनको उनकी ज़िंदगी से निकल जाने को कहा। अम्मा ने भाभी को चुप करवाया और उनको प्यार से समझाया कि शौहर का राज किसी के सामने नहीं खोलते, बर्दाश्त कर, वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है, तुम्हें उसे अपने प्यार और मोहब्बत से ठीक करना होगा। भाभी सबर का घूंट भरती रोती धोती कमरे से बाहर आ गई। मैं जल्दी से दरवाजे के पीछे हुई और भाभी को जाने का रास्ता दिया। अम्मा ने मुझे सख्ती से मना किया कि ये बात किसी के सामने ना की जाए। मैंने भी उनसे वादा किया कि ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। भाभी हमारे साथ बहुत अच्छी थी, लेकिन जब वो सुबह सवेरे उठती तो इनके जिस्म पर अक्सर औकात नील के निशान पाए जाते थे। मुझे भैया पर बहुत अफसोस होता और अक्सर औकात गुस्सा भी आ जाता था। भाभी दिल की बहुत अच्छी थी। एक रात मैं पानी पीने गुजरी, किचन की तरफ जा रही थी। मुझे भैया के कमरे का हल्का सा दरवाज़ा खुला नजर आया। मैंने तजस्सुस के मारे पास जाकर देखा तो अंदर से हल्की हल्की चीखों की आवाज़ें आ रही थी। मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला तो मेरी रूह कांप गई जब सामने भाई भाभी को बेदर्दी से पीट रहे थे। मुझे यकीन नहीं आया कि ये मेरा ही भाई है जिनका दिल इतना नरम था कि किसी कीड़े को भी मरता देख लेते तो उसकी जान बचाने के लिए भी पहुंच जाते थे। मैं भाई के पास गई और उनसे बैलेट छीन ली। भाई मुझे अपने पीछे देखते चौंक कर रह गए। मैंने भाभी को पकड़ा और अपने कमरे में ले गई। सारी रात वो तकलीफ से तड़पती रही। मैंने अहद कर लिया था कि अब भाभी को भैया के पास नहीं भेजूंगी। कुछ दिन गुजरे तो एक सुबह भाभी नाश्ते की टेबल पर न थी। सबको लगा कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो सो रही हैं। मैंने जाकर देखा तो मेरी जान लबों पर आ गई क्योंकि भाभी सांस नहीं ले रही थी। मैं भागकर नीचे गई और चीख चीख कर बताने लगी भाभी दुनिया में नहीं रही। सब जल्दी से भाभी के पास गए। घर में जैसे कोहराम मच गया था, लेकिन भैया को फर्क नहीं पड़ा। गुस्ल देने का वक्त हुआ तो अम्मा ने सबको कमरे में जाने से मना कर दिया। हम सबको बहुत हैरत हुई कि माँ ने ऐसा क्यों किया, भाभी को अकेले गुस्ल क्यों दिलवाया। जनाजा उठा तो अम्मा भाभी से माफिया मांगने लगे। मुझे बहुत हैरत हुई कि अम्मा ऐसा क्यों कर रही हैं। 40वां हुआ तो अम्मा फिर से भाई के पीछे पड़ गईं कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन भाई नहीं माने। अब की बार तो मैं भी यही चाहती थी कि भाई की शादी ना हो। दिन गुजरते गए और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया। सब अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए। अम्मा ने दोबारा कोशिश की कि भाई की दोबारा शादी हो जाए। अब तो बाकी सब भाइयों की भी शादी हो चुकी थी। सब अपनी बीवी बच्चों के साथ खुश थे। मेरे भी कई रिश्ते आ चुके थे, लेकिन भाई अभी भी राजी न थे। मैं भी चाहती थी कि भाई दूसरी शादी कर ले, लेकिन वो हमेशा ये कहकर चुप हो जाते कि जो पहले वाली का हाल हुआ है क्या वही हाल करना चाहती हैं दूसरी का भी।
अम्मा ने ज़बरदस्ती की और भाई की शादी फिर से करवा दी। लेकिन दूसरी भाभी भी दूसरे दिन ही अम्मा के पैरों में गिरकर उनसे कहने लगी कि अपने बेटे की कहीं और शादी कर दे। अम्मा ने दूसरी भाभी को भी समझाया कि शौहर का राज ऐसे नहीं खोलते। मुझे इस बार अम्मा पर भी गुस्सा आया कि अम्मा अपने बेटे के लिए किसी दूसरे की बेटी को सब्र करने का कह रही हैं, लेकिन अपने बेटे पर सख्ती क्यों नहीं करती, इनको क्यों नहीं समझाती। इस बार मैं भी अम्मा से झगड़ पड़ी कि अपने बेटे को भी समझाएं, वो भी इंसान है, कोई भेड़ बकरी नहीं जिससे जब दिल चाहा मार पीट लिया। वो किसी के सामने अपनी तकलीफ का भी इजहार न करे। अम्मा मेरी बातें खामोशी से सुनती रही और मुंह पर कपड़ा रखकर रोने लगी। मैंने अम्मा को कहा कि रोने से बेहतर है कि भाई को ठीक करे ना कि दूसरी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद। जिस पर अम्मा ने कहा कि इसमें इसका कसूर नहीं, वो जानकर ये सब नहीं करता। मुझे अम्मा की बातों पर हैरत का शदीद झटका लगा कि मतलब क्या कोई इतना बेहिस कैसे हो सकता है। मैंने भाई के साथ साथ अब अम्मा से भी बात करना बंद कर दी थी। मैं एमफिल कर चुकी थी और अब अच्छी जगह पर नौकरी कर रही थी। एक रोज़ मैं ऑफिस में गई। चूंकि मुझे मैनेजर की पोस्ट मिली थी तो सब काम मेरे अंडर हो रहे थे। एक रोज़ कंपनी के लिए इंटरव्यू लिए जा रहे थे। एक लड़का इंटरव्यू के लिए आया। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई जब अपने सामने शुएब को देखा। इसकी हालत इस कदर बुरी थी कि वो अमीर छोड़ किसी मिडिल क्लास तबके का भी नहीं लग रहा था। मैंने झट से इंटरव्यू लेने वाली लड़की को फ़ोन किया और शुएब को अंदर भेजने को कहा। इसका इंटरव्यू मैं लूँगी। शुएब जैसे ही अंदर आया तो मुझे मैनेजर की सीट पर बैठे देखकर एकदम चौंक गया। मुर्दा कदमों से चलता हुआ मेरे पास आया और मेरे सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। मैंने उसका इंटरव्यू लेना शुरू किया तो वो झिझकते हुए इंटरव्यू देने लगा। मैंने उसको नौकरी पर रख लिया क्योंकि अब्बा ने हमेशा सिखाया था कि किसी मजबूर और बेसहारा को कभी भी मजीद मजबूर नहीं करते बल्कि इसका सहारा बनते हैं। मैं शुएब को माफ़ कर चुकी थी लेकिन मेरे दिल में अब शुएब के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने अब शादी का फैसला किया तो अम्मा को भी बता दिया। अम्मा अच्छे अच्छे रिश्ते देखने लगी थी। एक रोज़ मैं घर पहुंची तो हैरत से आंखें फैल गईं क्योंकि मेरे घर मेरी ही कंपनी के ऑनर और उनके वालिदैन बैठे हुए थे। मैं हैरत के मारे आगे गई, सबको सलाम किया। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब अम्मा ने बताया कि कंपनी के ऑनर मेरे लिए आए हैं मेरा रिश्ता लेकर। मैं बेसाख्ता ही ऑनर का मुवाजना शुएब से कर गई थी और हर लिहाज से ऑनर एक बेहतरीन इंसान थे। मुझे हैरत तो हुई लेकिन फिर ये सोचकर तसल्ली हो गई कि ये मेरे सब्र का फल है, मेरे साथ हुई ज्यादती का नतीजा है। वो लोग मुझे पसंद करके और अम्मा लोगों को भी वो लोग पसंद आए थे। शादी सर पर थी, सब तैयारियों में मसरूफ थे जब एक रोज़ दूसरी भाभी भी मर गई। मुझे अम्मा पर बहुत अफसोस हुआ। इस बार भी अम्मा ने गुस्ल देते वक्त किसी को अंदर आने न दिया, लेकिन इस बार मैं ज़बरदस्ती कमरे में घुस गई और मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं जब भाभी के वजूद पर जलने के निशान देखे। अम्मा जल्दी से मेरे कदमों में बैठ गई और मुझसे कहने लगी कि बाहर किसी को कुछ भी मत बताना। तुम्हारे भाई को जब चोट लगी थी तब उसके दिमाग पर भी चोट लगी थी। उसने न सिर्फ इन दोनों का बल्कि खुद का भी यही हाल किया हुआ है। डॉक्टर ने कहा था कि ये दौरा इंसान को अकेले में पड़ता है। जब वो खुद को अकेला महसूस करता है तो ऐसी ही हरकतें करता है, खुद को नुकसान पहुंचाता है। मैं तो अम्मा की बातों पर हैरान थी कि इतनी बड़ी बात अम्मा ने छुपाई क्यों, लेकिन अम्मा का कहना था कि अगर वो सबको बता देती तो सब भाई को पागल कहने लगते। इनकी इज्जत नफ्स बचाने के लिए अम्मा ने दो इंसानों की जान की परवाह न की। मुझे तो अपने घर से नफरत हो गई थी, अपनी अम्मा से नफरत होने लगी थी। भाभी के 40वें के बाद कंपनी में मेरे मंगेतर ने सबको ऐलान करके बता दिया कि हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। शुएब भी वहाँ ही मौजूद था। इसने आंसू भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा, लेकिन इस बार मैंने शुएब की तरफ एक नज़र के बाद दूसरी गलती निगाह न डाली थी। दिन गुजरते गए, मैं अपने ऑफिस में बैठी किसी काम को देख रही थी जब शुएब कमरे में आया और मेरे कदमों में बैठ गया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। लेकिन मुझे इसकी बात से रुत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैंने उसको बोला कि मैंने उसके कब का माफ़ कर दिया हुआ है, लेकिन उसकी अगली बात ने जैसे मेरे अंदर अनदेखी आग लगा दी थी जब उसने कहा कि इस रिश्ते से इनकार करके मुझसे शादी कर लो। मैं मेहनत करके कमाऊंगा और तुम्हारी सब ख्वाहिशात को पूरा करूंगा। मुझे शुएब की बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने बस कहा तो इतना ही कि वो वक्त याद करो जब तुम्हारी जगह मैं थी और मेरी जगह तुम। शुएब रोता रहा और मुझसे माफ़िया मांगता रहा। इसने अब्बा से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो मैंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन वो बाजिद था कि उसे अब्बा से मिलना है। घर का पता दे दो। मैंने थक हार कर उसे घर का पता दिया तो वो घर भी पहुंच गया और अब्बा के कदमों में बैठ गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। उसने बताया कि चचा एक कार एक्सीडेंट में मारे गए और दूसरे चचा सब कुछ बेचकर बाहर के मुल्क चले गए। वहाँ किसी जुर्म में गिरफ्तार हुए और फिर उनको फांसी की सज़ा हो गई। मैं तो अल्लाह के इंसाफ पर हैरान थी। अब शुएब और उसकी माँ जो दिमागी मरीज़ा थी वो एक छोटे से घर में रह रहे थे। अब्बा ने शुएब को माफ़ कर दिया। हम नहीं चाहते थे कि शुएब दोबारा कभी भी किसी से भी मिले, लेकिन अब्बा ने इसको और उसकी माँ को अपने घर पर रख लिया। सबको इस बात से इख्तलाफ था
लेकिन अब्बा ने किसी की ना सुने। शुएब मुझसे अब ज़्यादा बात नहीं करता था और ना ही मैं ऐसा चाहती थी। मेरी शादी का वक्त भी अब करीब था। शुएब बहुत बदल चुका था। बड़े भाई का इलाज वो अपनी निगरानी में करवा रहा था। मुझसे भी अच्छे से बात करता। मेरी शादी की तैयारियों में अम्मा अब्बा का बहुत हाथ बटा रहा था। अब्बा ने उससे नौकरी छुड़वाकर भाइयों के साथ मॉल पर लगा दिया। चच्ची भी हमारे साथ ठीक थी। और फिर वो दिन भी आ गया जब मुझे अपने पिया देश जाना था। मैं दुल्हन बनी अपने शौहर के साथ उसके घर रुखसत हो गई। शुएब आखिरी बार मुझे देखता बहुत रोया था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। सबको अपने किए का फल मिल चुका था। जिन लोगों की वजह से हम लोगों ने इतनी तकलीफें उठाई, वो सब आज अपनी अपनी मंजिलों पर भटकते हुए मनो मिट्टी जा बसे थे। भाई भी ठीक हो गए थे, लेकिन दोबारा कभी शादी न की थी। वो खुद को अपनी पहली और दूसरी बीवियों का कातिल समझते थे। मेरे शौहर मुझ पर जान छिड़कते थे। अब्बा भी अब ठीक थे। अम्मा भी घर बार देखती रहती। भाभीयों में भी बेइंतहा प्यार था। शुएब ने भी एक बेवा से शादी कर ली और उसके साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। जब मैं उसकी शादी पर गई तो उसने मुझे कहा कि मैं ये इस गुनाह का कफ़ारा अदा करने जा रहा हूँ जो मैंने तुम्हारा दिल तोड़ने का किया। मुझे शुएब का फैसला बहुत अच्छा लगा था। अब्बा ने तो बहुत कहा था कि इन लोगों के साथ ही रहे, लेकिन शुएब का कहना था कि वो अपना अलग घर लेना चाहता है। सब अपनी अपनी जिंदगियों के साथ खुश थे। अल्लाह बेशक इंसाफ करने वाला मेहरबान है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।